हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड दिस इज़ योर पार्ट 1। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले, सो आई बटन पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। यहाँ पे आपको सारे ही प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड इन लेक्चर्स का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट यूएई बैंक to receive an in principle approval from the International Financial Services Center Authority, that is IFSCA, to set up its IFSC banking unit in Gift City, गांधीनगर, गुजरात। तो इनमें से कौन सा आपका यूएई का पहला बैंक बना है जिसको अप्रूवल मिला है कि वो अपना IFSC बैंकिंग यूनिट सेटअप कर सकता है इंडिया के गांधीनगर, गुजरात में, गिफ्ट सिटी में बेसिकली। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मशरिक। मशरिक नाम है इस बैंक का, यूएई का ये बैंक है और पहला बैंक बना है। ठीक है, नाउ अब इसका जो ऑपरेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि Q4 ऑफ 2025 में ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो आपका ब्रांच रहेगी, ठीक है, IBU ब्रांच जो आपकी रहेगी, ये फॉरेन करेंसी लोन, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ओके, now next up question here, the Competition Commission of India has approved the proposal of which company to acquire a 2.143% stake in a Billion Brains garage venture, the parent company of Grow। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको CCI का अप्रूवल मिला है कि वो एक्वायर कर सकती है 2.143% के स्टेक इन बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज वीगो इन्वेस्टमेंट PTE लिमिटेड। ठीक है, नाउ एक और न्यूज आपकी है, CCI ने अप्रूव किया है प्रपोजल कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का, so that they can acquire 53% stake in NACL Industries Limited for rupees 820 crores। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एंड टू एंड ऑब्जर्वेशन एज अ सर्विस सॉल्यूशन इन जून 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है ध्रुव स्पेस के साथ? तो इट इज योर सेट श्योर एनालिटिक्स। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज योर सेट श्योर एनालिटिक्स, जिनके द्वारा ये MOU साइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एज अ सर्विस सॉल्यूशंस। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, which company become the 5th Indian startup to achieve unicorn status in 2025? सो 2025 की 5वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, मतलब ऐसी कंपनी जिसे यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है? तो इट इज जंबो टेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये आपकी 5वीं यूनिकॉर्न बनी है। इससे पहले रूल्स, पॉटर, जसपे और नेत्र सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये आपकी यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। ठीक है, यूनिकॉर्न स्टेटस जिनको मिला था। फाइन, अब रिसेंटली जंबो टेल ने जो है 120 मिलियन US$ की फंडिंग रेज की है, जिसके बाद ये आपका यूनिकॉर्न स्टेटस इसको दिया गया है। अब बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो हेडक्वार्टर इसका आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। इसके करंट CEO हैं कार्तिक वेंकटेश्वरन एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is, which fintech company launched the Unified Payment Interface credit card and opened India's first UPI powered bank branch in Bangalore? So Bangalore कर्नाटका में इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने UPI पावर्ड बैंक ब्रांच खोली है? दूसरा, इन्होंने UPI क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इट इज योर स्लाइस। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज स्लाइस, जिसका मर्जर भी हुआ था आपका लास्ट ईयर, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसके साथ मर्जर भी इसका हुआ था। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इसकी। Now next question है, which company acquired 17.5% equity stake in Hyderabad-based Greenko Energy Holdings for approximately 1.4 billion US$? तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने 17.5% के जो इक्विटी शेयर हैं वो आपके एक्वायर किए हैं? किसमें? आपके ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स में। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज नीदरलैंड्स कंपनी जिसका नाम है AM ग्रीन BV। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये आपके स्टेक एक्वायर किए गए हैं ग्रीनको एनर्जी में, और AM ग्रीन्स ने एक्वायर करे हैं ये स्टेक जापान के ऑरिक्स कॉरपोरेशन से। ठीक है, बेसिकली पहले इनके पास थे स्टेक, इन्होंने आपके AM ग्रीन्स को जो है प्रोवाइड किए हैं ये स्टेक्स।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है कि आरबीआई ने रिसेंटली डेटा रिलीज किया था इंडिया के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन का। ठीक है, एज पर द डेटा लगभग आपका ओवर 72% टोटल ग्रोथ जो है आपकी इंडिया के फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स की फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ये किन किन कारणों से है? तो हायर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, करेंसी एंड डिपॉजिट से एंड रिजर्व असेट से। और रिजर्व असेट अकेला आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दी ओवर 54% ऑफ द इंक्रीज इन द इंडियन ओवरसीज फाइनेंशियल असेट। ठीक है, नेक्स्ट इस डेटा में क्या कहा गया था जो आरबीआई ने निकाला है कि नेट क्लेम जो आपके हैं नॉन रेजिडेंट ऑन इंडिया, इट डिक्रीज्ड बाय 31.2 बिलियन यूएस डॉलर इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। इसके अलावा जो रेशियो है आपका इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल असेट्स और असेट्स टू द लायबिलिटी, ये भी इम्प्रूव हुआ है। ये आपका 74.1% से बढ़ के 77.5% हो गया है एज ऑफ मार्च। ठीक है, अगर हम बात करें रेशियो ऑफ नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट टू इंडिया ऑन द इंडिया टू जीडीपी, ये भी आपका इम्प्रूव हुआ है -10.1% से ये आपका बढ़ के 2025 में -8.7% हो गया है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है हैज अनाउंस्ड दैट the small saving scheme interest rate will remain unchanged for Q2 of financial year 2026. What is the current interest rate on किसान विकास पत्र? तो आपका लगातार 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रखा गया है। ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि करंट रेट क्या है आपका किसान विकास पत्र का, तो इट इज 7.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट में जो होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम का कई बार पूछा गया है, सीनियर सिटीजन का भी पूछा गया आपका। ठीक है, किसान विकास पत्र इसका भी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये सारी खासकर आपको याद रखनी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो ये कितनी आपकी 7.4% अभी चल रही है। ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट 7.7% ही आपका है। सुकन्या समृद्धि का 8.2 है और सेम फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये कितना है 7.1% अभी चल रहा है। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 70th anniversary celebration of State Bank of India which was held in on the 1st July 2025 at the Dr. Ambedkar International Center, New Delhi। तो आपका 70th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था एसबीआई का। एसबीआई स्टैब्लिश कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड अभी 70 साल इसको कंप्लीट हुए हैं। उसी ओकेजन पे आपकी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एसबीआई ने अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम जिसका मेन एम है सोलराइज करना 4 मिलियन होम्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड प्रमोट करना क्लीन एनर्जी अडॉप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एसबीआई ने यहाँ पे एक मिशन लिया है कि ये 9 लाख ट्रीज जो हैं वो प्लांट करेंगे कावेरी बेसिन में एंड सपोर्ट करेंगे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है कि एसबीआई ने प्लान किया है ये स्टैब्लिश करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फोकस करेगा प्रोजेक्ट फाइनेंस में फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी, डेटा सेंटर, इन सब पे ये फोकस करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन है कि एसबीआई ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कोलकाता में एंड हैदराबाद में इंप्रूव करने के लिए ट्रेड फाइनेंस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। लास्ट पॉइंट है ऑल आर करेक्ट, तो सारे आपके पॉइंट जो है वो करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 में एसबीआई ने जो है अचीव किया है इंडिया का हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लेंडिंग, मतलब एग्रीकल्चर में इन्होंने सबसे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो फंड किया है विच इज़ ₹3.5 लाख करोड़। मतलब इस टारगेट को जो है उनने सरपास कर दिया है। जो सपोर्ट कर रहा है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री एंटरप्राइजेस, आपका एफपीओस को। ठीक है, देन कॉर्पोरेटिव टू बूस्ट रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हेन विल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फाइनल गाइडलाइंस फॉर ड्यू डिलिजेंस ऑफ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर कम इनटू इफेक्ट। तो रिसेंटली आपकी कुछ गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की गई थी आरबीआई द्वारा रिगार्डिंग योर एपी
रिगार्डिंग योर ATOs विच इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टच पॉइंट ऑपरेटर, तो ये गाइडलाइंस जो है ये आपकी 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएंगी। अब बात करेंगे गाइडलाइंस की। तो ये गाइडलाइंस में क्या बोला है, जो ATA आपका होगा, जो ऑपरेटर होगा आपका, ठीक है, एक इंडिविजुअल को बैंक जो है अपॉइंट करेगा ऑपरेट करने के लिए आपका AEPS, ठीक है। आपके इसमें बेसिकली क्या होगा, आधार के आपके आधार और बायोमेट्रिक से आप पैसे जो है विड्रॉल करवा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक्स जो हैं ये आपका परफॉर्म करेंगे KYC चेक, मतलब जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है उसके बारे में सारी जानकारी, उसके बारे में क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सब यहाँ पे एक KYC जो है वो किया जाएगा बिफोर अपॉइंटिंग दी ATO, ठीक है। देन अगर इन केस वो पहले उसने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का या सब एजेंट का काम किया है तो उसकी KYC वहीं से आपकी जो है ले ली जाएगी, फाइन। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, अगर 3 मंथ्स तक अगर ATO आपका इनएक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है, इन दैट केस जो बैंक है वो दोबारा से KYC करवाएगा बिफोर रीएक्टिवेशन, ठीक है। ये क्लियर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बैंक जो है ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा आपके ATO ट्रांजैक्शन को। तो इस टाइप की गाइडलाइंस आपकी रिलीज की गई थी, ठीक है, जो आपकी 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएंगी। Now next up question है, according to the Credit Rating Information Service of India, that is CRISIL, what is the updated GDP growth forecast for India in the financial year 2026? So financial year 2026 के लिए अपडेटेड GDP ग्रोथ जो है फोरकास्ट की है, प्रोजेक्ट की है आपके CRISIL ने, एंड इट इज योर 6.5%, ठीक है। कितना प्रेडिक्ट किया गया है, इट इज 6.5%। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। Next question है, which state in India has introduced TGDEX, the country's first state-led digital public infrastructure? तो इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है पहला स्टेट-लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है TGDEX, तेलंगाना डेटा एक्सचेंज जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तेलंगाना डेटा एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग एंड तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। और यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ प्रोवाइड किया गया है IISc बेंगलुरु द्वारा, मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट जो यहाँ पे है उसे लीड किया है IISc बेंगलुरु ने, ठीक है। इसी के साथ जापान की DX लैब जो है उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है और एडवाइजरी इनपुट आपका प्रोवाइड किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड IISc's सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा, जैसे अगर हमें क्रॉप डिजीज प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, मतलब जैसे कोई फार्मर है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फसल होती है फार्मर्स की वो किसी डिजीज की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है। तो हम कैसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में क्रॉप डिजीजेस। और ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास क्रॉप हेल्थ डेटा हो, हमारे पास वेदर पैटर्न्स हो, सॉइल हेल्थ डेटा हो, तो इनसे रिलेटेड सारे डेटा को ये आपका प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करेगा, जिससे अगर हम ये सब डेटा रिसर्चर्स को देंगे तो वो एक आपका अच्छा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे ताकि जो क्रॉप डिजीजेस हैं उनके बारे में हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका है तेलंगाना डेटा एक्सचेंज, ये क्या कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है इनके पैटर्न्स चेक करके हम एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और जो क्रॉप डिजीज हैं उनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अर्ली वार्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2025। तो रिसेंटली RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपकी आई थी जून की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो CPI इन्फ्लेशन है ये 6 ईयर लो हमें देखने को मिली थी, ठीक है। इट हिट अ 6 ईयर लो ऑफ 2.8% इन द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट कह रहा है RBI expects India's real GDP to grow at 6.6% in the financial year 2026, जो आपकी प्रीवियस ईयर भी सेम थी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में।
नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ 20 जून 2025 इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इट वर 697.9 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो स्ट्रेस्ड असेट है आपका एनबीएफसी का ये बढ़ा है फ्रॉम 3.9% इन सितंबर 2024 टू 5.9% इन दी मार्च 2029। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ये कम हुआ है टू 2.3% एंड 0.5% आपका हुआ है द लोएस्ट इन डिकेड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सारे पॉइंट है, इसमें से इनकरेक्ट आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगी इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो इन्होंने प्रिडिक्ट की है 6.5% की, नॉट द 6.6%। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यहाँ पे क्या बोला है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड नेट आउटस्टैंडिंग है ये आपकी बड़ी है, it increased to rupees 53.6 lakh crore as at the end of March 2025। ठीक है, जो हाईएस्ट आपकी देखी गई है। ठीक है, now next question है International Finance Corporation has pledged how much funding to the IndiGrid Trust to construct India's largest 180 megawatt standalone battery energy storage system project in Gujarat। तो recently IFC जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का इसने अप्रूवल दिया है कि ये 460 करोड़ का अमाउंट जो है वो इंडिग्रिड ट्रस्ट को देगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? गुजरात में आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 460 करोड़ जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपका 55 मिलियन का। ठीक है, जिसमें से IFC अपने अकाउंट से 38.5 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे दे रहा है और जो रेस्ट आपका अमाउंट है 16.5 मिलियन यूएस डॉलर का ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट है ये सेटअप किया जाएगा आपका इंडिग्रिड द्वारा गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में। ठीक है, इन दी सानंद गुजरात में। ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गुजरात BESS प्रोजेक्ट लिमिटेड इसे इम्प्लीमेंट करेगा एंड ये जो आपका सेटअप है ये ऑपरेशनलाइज होगा बाय 2026 फरवरी 2026 तक। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। IFC के MD आपके हैं मख्तार दियोब, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में आपका लोकेटेड है, इस्टेब्लिश इसे 1956 में किया गया था। वहीं पे इंडिग्रिड ट्रस्ट की बात करें तो हर्ष शाह इसके MD हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 2016 में इस्टेब्लिश किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank has partnered with Hyderabad based Keshima General Insurance Limited to launch a rural focused insurance product named Keshima किसान साथी। तो रिसेंटली इनमें से कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है केशिमा जनरल इंश्योरेंस के साथ ताकि ये इनका प्रोडक्ट लॉन्च करे, केशिमा किसान साथी। इट इज डन इन द पार्टनरशिप विद द करूर व्यास बैंक। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो केशिमा किसान साथी है इसका मेन एम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस जो है वो आपका प्रोवाइड करना रूरल फैमिलीज को एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंटरेस्ट रेट हैज RBI kept unchanged on a floating rates saving bonds for the जुलाई टू दिसंबर 2025। तो यहाँ पे क्या बोला है RBI ने जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं आपके, ठीक है, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रखा है 8.05% में। ठीक है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये आपका सेम रहेगा। फाइन, 1 जुलाई से ये आपका स्टार्ट हो गया है एंड ये जो रेट है इट विल बी पेएबल फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। ठीक है, नेक्स्ट इज which bank has secured the first position at the digital payment award 2024-2025 under the public sector bank category। तो अभी रिसेंटली डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी में टॉप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड नंबर पे आपका था यूको बैंक। फाइन, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो पहले नंबर पे HDFC, दूसरे पे सिटी यूनियन बैंक एंड तीसरे पे इंडसइंड बैंक था। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे टॉप किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये आपका टॉप पे था और फिनटेक की कैटेगरी में फोन पे ने यहाँ पे टॉप किया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बताए गए थे, जैसे इंडिया ने अभी आपका इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025 18,587 करोड़ का UPI ट्रांजैक्शन किया है वर्थ रुपीज
261 लाख करोड़। ठीक है, फिनटेक एडॉप्शन रेट जो है वो आपका 87% हो गया है, विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 67%। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें तो इसमें 55.54 करोड़ के अकाउंट जो हैं वो आपके ओपन हुए हैं। देन 30.99 करोड़ अकाउंट जो हैं ये विमेन ओन्ड है। इसके अलावा 37.05 करोड़ अकाउंट जो हैं वो आपके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के हैं। एंड टोटल डिपॉजिट जो यहाँ पे देखने को मिला है इट एक्सीडेड रुपीज 2.57 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $200 मिलियन टू सपोर्ट अ क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया विच इज लेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $200 मिलियन का अमाउंट अप्रूव किया है इंडिया के क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए, जिसको लीड कर रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिस पे काम कर रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड ये आपका है और ये साउथ कोरिया का है। ठीक है, जिसने अप्रूवल दिया है $200 मिलियन का इंडिया के क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब ये जो फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये हेल्प करता है डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है, कि वो रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन को वो कम कर सके। ठीक है, और जो अडेप्ट कर सके आपके जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है बेसिकली उनको अडेप्ट कर सके। तो ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड इस पे काम करता है। ठीक है, इसको सपोर्ट करता है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसकी। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं मफाल्दा दुरेते। हेडक्वार्टर इसका आपका साउथ कोरिया में लोकेटेड है, इंसियोन साउथ कोरिया में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है मसातो कांदा एंड हेडक्वार्टर्स का मनीला फिलीपींस में है। 1966 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज which company has recently received the certificate of registration COR from the SEBI to operate as a stock broker and clearing member। तो recently आपका जो मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो सब्सिडी है मोबीक्विक की, इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है ऑपरेट करने के लिए एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? एक कंपनी जो हम जैसे लोगों को जो है हेल्प करती है बाय और सेल करने के लिए स्टॉक्स को एंड अदर सिक्योरिटीज को इन अ स्टॉक एक्सचेंज। वहीं पे क्लियरिंग मेंबर क्या है? ऐसी कंपनी जो हेल्प करती है सेटल और क्लियर करने के लिए ट्रेड्स बिटवीन बायर्स एंड दी सेलर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज, जो ये बेसिकली स्टॉक ब्रोकर हैं, ये एज अ स्टॉक ब्रोकर ऑपरेट कर सकते हैं 1 जुलाई 2025 से, मतलब ये चीज स्टार्ट हो गई है आपके 1 जुलाई से। नेक्स्ट इज एज पर द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, which state become the third Indian state to record over 1 crore registered stock market investor after Maharashtra and Uttar Pradesh। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं इन्होंने ऑलरेडी आपका 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड कर लिए हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी तीसरा स्टेट आपका बना है गुजरात। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये तीनों स्टेट मिलके 36% जो है टोटल इन्वेस्टर बेस बनाते हैं इंडिया का। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव। तो रिसेंटली जो आपका नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड है, NCDEX जो है, इसने MOU साइन किया है आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव। ये क्या है इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। एक आपका अशोक नाम का फार्मर है जिसने गेहूं की खेती की है। अब उसको डर है कि अगर बारिश कम होती है तो उसकी जो गेहूं है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसको इस चीज की टेंशन है, तो वो बाय करता है वेदर डेरिवेटिव। ठीक है, अब वेदर डेरिवेटिव क्या करेगा? अगर उसको जिस चीज का डर है, अगर उसको क्या डर है कि उसका खेती खराब हो जाएगी किस चीज से? रेनफॉल कम हुई तो इन दैट केस ये वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
फार्मर को हेल्प करेगा उसके लॉसेस में, ठीक है, मतलब एक तरह से उसे फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा एंड उसके जो लॉसेस हैं वो कम करने में मदद करेगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ आपका एमओयू साइन किया है फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विच इज लोकेटेड इन द बेंगलुरु कर्नाटका, राइट, जो आपकी सब्सिडी है आरबीआई की। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2022 में, ठीक है। अब रिसेंटली इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो सेलेक्ट किए गए हैं जिनका नाम है आपका साहिल किनी, ठीक है। क्या नाम है इनका? साहिल किनी। और इन्होंने सक्सीड किया है राजेश बंसल को। साथ में नोट करना है साहिल किनी जो है ये को फाउंडर भी हैं आपके सेतु के, और सेतु में काम करने से पहले इन्होंने मैककिंसे एंड कंपनी, अस्पादा इन्वेस्टमेंट्स, टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड मैग्नेट वर्क्स जो है ऐसी कंपनीज में काम किया है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। नेक्स्ट इज विच बैंक साइन एन एग्रीमेंट विद CCIL IFSC जो सब्सिडी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, टू इनेबल रियल टाइम $US ट्रांजेक्शन सेटलमेंट एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है CCIL IFSC के साथ, ताकि आपका जो रियल टाइम $US ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है, वो यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे किया जा सके, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट के तहत जो आपकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इंटरनेशनल बैंक यूनिट है, ठीक है, जो आपके गिफ्ट सिटी में है, ये एज अ सेटलमेंट बैंक आपका जो है वर्क करेगी CCIL IFSC लिमिटेड के फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है, एट द गिफ्ट सिटी। ओके, नाउ सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो अग्रीमेंट साइन हुआ है आपके जो CCIL के MD हैं हरे कृष्णा जीना एंड PD सिंह CEO of India and South Asia SCB, Standard Chartered Bank. Okay. Next is which insurance company recently introduced a plan called Navjeevan Shri, a life insurance plan. तो इनमें से कौन सी आपकी जो है इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है नवजीवन श्री? तो इट इज लॉन्च बाय द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस प्लान को लॉन्च किया गया है। एक आपका 912 है और दूसरा प्लान है 911। दो प्लान यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं और इनमें से कॉमन चीज क्या है, इनकी जो एज लिमिट है, एंट्री एज जो है ये आपकी 30 डेज टू 60 ईयर्स है, मेच्योरिटी एज आपकी 18 से 75 साल की है। परचेज ऑप्शन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्लान्स की। नवजीवन श्री एंडोमेंट प्लान जो है, ठीक है, ये आपको गारंटीड एडिशन प्रोवाइड करता है 8.5% से 9.5% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो आपका 6, 8, 10 और 12 साल रहेगा। पॉलिसी टर्म आपकी 10 से 20 साल तक रहेगी। मिनिमम सम अश्योर्ड जो यहाँ पे है वो 5 साल का है, सॉरी 5 लाख का है, ठीक है। देन ऑप्शन यहाँ पे आपको है, आप ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे फ्रॉम टू सम अश्योर्ड ऑन द डेथ वेरिएंट, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान जो 911 है आपका, ठीक है। ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है टू बिल्ड अ कॉर्पस एंड टू प्रोवाइड अ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, गारंटीड एडिशन ये आपको देता है 85 पर 1000 रुपीज सम अश्योर्ड एनुअली, ठीक है, टिल योर पॉलिसी, जब तक पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती आपकी या पॉलिसी एंड जब तक होती है, ठीक है। पॉलिसी टर्म आपका 5 से 20 साल का रहेगा। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख का है, पहली वाली में 5 लाख था, ठीक है। पॉलिसी जो है आप सरेंडर कर सकते हो किसी भी टाइम पे विद अ हायर ऑफ अ गारंटीड और अ स्पेशल सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अगेन सेम लास्ट वाला पॉइंट भी आपका सेम है। इसके अलावा यहाँ पे LIC ने क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया था, जिसमें 15 स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस आपके कवर किए गए हैं इफ पॉलिसी एंड राइडर आर एक्टिव, ठीक है। इसकी एंट्री एज आपकी 18 ईयर्स है एंड 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक की है एंट्री एज। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख का है एंड मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेस कवर आपका अप टू 25 लाख का यहाँ पे दिया गया है, ओके।
Next is, which organization hosted the Trade Conclave 2025 in New Delhi to promote export-led growth for vision of Viksit Bharat Developed India? Okay, so इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा होस्ट किया गया था इस ट्रेड कॉन्क्लेव को? न्यू दिल्ली में ही आपका हुआ था, तो इट इज होस्टेड बाय द एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको आपका होस्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था आपके एग्जिम बैंक की ब्रांचेस, नई ब्रांचेस को इन्होंने इनॉग्रेट किया था। जैसे आपका ऑफिसेस को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इंदौर में और सालो पोलो इन दी ब्राजील। तो ये 3 जगहों पे एग्जिम बैंक के जो ऑफिसेस हैं वो इनॉग्रेट किए गए थे। इसी के साथ इस कॉन्फ्रेंस में जो है एग्जिम बैंक ने साइन किया था टेक्निकल असिस्टेंट अग्रीमेंट आईआईटी कानपुर के साथ सपोर्ट करने के लिए हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स को। ठीक है, ये दोनों चीज यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा आपको नोट करना है इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना पहुंच गया था? इट रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ $825 बिलियन। ठीक है, और इसे अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 6.3% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम बैक्ड एक्सपोर्ट है ये आपके 5.3 लाख करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। एंड इसमें अगर बात करें सेक्टर्स की, तो कौन से सेक्टर्स का ज़्यादा योगदान रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग एंड टेलीकॉम का। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, एग्जिम बैंक के एमडी हैं आपके हर्षा वांगरी। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यू ऑटो सेटलमेंट लिमिट फॉर एडवांस क्लेम बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एज अनाउंस बाय द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। तो रिसेंटली आपका अनाउंसमेंट किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा कि ईपीएफओ का जो ऑटो सेटलमेंट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 1 लाख थी, अब इसे बढ़ा के जो है आपका 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है? इसे 5 लाख कर दिया गया है। फाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो इसे ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका प्रोविडेंट फंड है और उसमें से मेडिकल इमरजेंसी आने पे आपने जो है कुछ अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब आप जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, कि मेरे को ऐसा अमाउंट चाहिए, मेरे को ज़रूरत पड़ी है। तो वहाँ पे पहले अगर सिनारियो की बात करें, ओल्ड सिनारियो की, तो वहाँ पे क्या होता था कि 1 लाख तो आपको ऑटो सेटलमेंट मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा आपको अमाउंट यहाँ पे चाहिए, इन दैट केस वहाँ पे आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, मैनुअल वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है कि भाई आप मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे और मैनुअली सारा यहाँ पे काम होगा सेटलमेंट का। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, न्यू वर्जन में आपको 5 लाख तक का ऑटो सेटलमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आपको 4.5 लाख की जरूरत है तो आप इजीली उसे ले सकते हो। मैनुअल वेरिफिकेशन में या मैनुअल अप्रूवल में जो है आपके 4 से 5 दिन जाएंगे, वहीं पे ऑटो सेटलमेंट में आपका सिर्फ 72 आवर्स जाएगा और इतनी जल्दी आपको सेटलमेंट, आपका जो क्लेम है वो सेटलमेंट उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 लाख का जो आपका ऑटो सेटलमेंट का लिमिट है वो 5 लाख तक इंक्रीज हो गया है एंड इट विल बी पेड विद इन 72 आवर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा की, तो ईपीएफओ का जो ईपीएफओ ने प्रोसेस किया है 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम वाया ऑटो सेटलमेंट, और ये अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो ये 161% आपका ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर लोग ऑटो सेटलमेंट को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है क्लेम आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी इज सेट टू एक्वायर 51% स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, जो आपकी श्रीलंका की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर $52.96 मिलियन। तो रिसेंटली जो हमारी मैजागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ये एक्वायर करेंगे 51% स्टेक कोलंबो डॉकयार्ड में। ठीक है, अब एमडीएल जो है ये आपका जो स्टेक्स हैं एक्वायर करेंगे फ्रॉम, मतलब परचेज कर रहे हैं बेसिकली ये शेयर्स फ्रॉम जापान बेस्ड ओनोमिची डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड। ओके, एमडीएल की बात करें, इसे 1934 में आपका स्टैब्लिश किया गया था और इसे नवरत्ना स्टेटस 2024 में मिला था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट रोज बाय 10% टू व्हाट अमाउंट एट एंड ऑफ मार्च 2025? सो एंड ऑफ मार्च 2025 में टोटल जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो 10%
बढ़ा है एंड इट रीच टू दी 736.3 बिलियन यूएस डॉलर। ये कितना पहुंच गया आपका 736.3 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका पहुंच गया है। इसी के अलावा यहाँ पे एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी की बात करें, रेशियो की बात करें, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 19.1% से एज ऑफ एंड ऑफ मार्च 2025। अगर इसको कंपेयर करें आपके मार्च 2024 में, तो ये आपका 18.5% था। Now next is, which small finance bank has entered into a strategic partnership with Life Insurance Corporation of India to distribute its life insurance product? तो एक तरह से बैंक इंश्योरेंस टाई अप जो है वो यहाँ पे हुआ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का किसके साथ हुआ है? LIC के साथ। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है आपकी LIC के साथ। फाइन। अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके MD एंड CEO है संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1996 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज लॉन्च इंडी फॉर बिजनेस, INDIE फॉर बिजनेस, अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म which is aimed at empowering India's MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एम्पावर करने के लिए इंडी फॉर बिजनेस लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1,301.25 करोड़ in which Indian financial company through the subscription of non-convertible debenture। तो यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इन्होंने इंडिया में 1,301.25 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में। ठीक है, इसमें इन्होंने ये फंडिंग की है 3 साल का, ये आपका रहेगा 3 साल का आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है इन्वेस्टमेंट, ये आपका है। इसका मेन एम क्या है कि बूस्ट करना है हमें फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड साइन अ स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र में जो MRO फैसिलिटी है उसको सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई है, जिसके लिए रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने USA की फर्म के साथ, USA की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है आपका टाई अप किया है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A, कोस्टल मैकेनिक्स कंपनी। तो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड एंड कोस्टल मैकेनिक्स कंपनी जो है, इन दोनों के बीच में ये टाई अप, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, अब रिलायंस डिफेंस एंड कोस्टल मैकेनिक्स जो है, ये दोनों मिलकर स्टैब्लिश करेंगे मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट दी नागपुर इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, उससे पहले नोट कर लेते हैं ये जो जॉइंट वेंचर से आपका MRO स्टैब्लिश किया जाएगा, वहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव MRO फैसिलिटीज किन किन को मिलेंगी? 100 जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, 100 मिकोयान MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, बियोंग अपाचे, देन L-70 एयर डिफेंस गन। तो ये सारी चीजें इसमें कवर रहेंगी। नाउ रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की बात करें, इसके CEO है राजेश कुमार ढींगरा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिविजन। तो रिसेंटली RBI ने अपॉइंट किया है केशवन रामचंद्रन को एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने सर्व किया है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर इन द रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ RBI। इसके साथ ही सेबी ने जो है अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए हैं सुनील जयवंत कदम, और इस पोजीशन पे आने से पहले ये चीफ जनरल मैनेजर आपके थे सेबी में। Next is, who is the part-time chairperson of a financial services institution bureau, that is FSIB, whose term was extended until 30th June 2026। तो recently आपका अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है, इन्होंने एक्सटेंशन किया है आपका भानु प्रताप शर्मा का। ठीक है, 30th जून 2026 तक 1 साल का एक्सटेंशन इन्हें दिया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसके अलावा ACC ने जो है
आपके 6 पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं उनका भी यहाँ पे जो है एक्सटेंशन किया है, जैसे अनिमेश चौहान जो आपके फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के, ऐसे ही दीपक सिंघल, शैलेंद्र भंडारी, उषा सांगवान, एवी गिरिराज कुमार एंड सुजय बैनर्जी जो है, इन सब का आपका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, व्हाट वाज इंडियाज गिनी इंडेक्स स्कोर फॉर 2022-2023? तो गिनी इंडेक्स क्या होता है, ये डेवलप किया गया था 1912 में, और ये इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे आपके कुराडो गिनी जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इसका मेन एम है, क्या काम है कि मेजर करना है इनकम इनइक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है ये आपका मेजर करता है, इसका ये काम होता है। और इंडिया का गिनी इंडेक्स आपका 2022 से इसका कितना है, इट इज 25.5%। ठीक है, वहीं पे जो प्रीवियस आपका एडिशन था 2011-12 का जो था आपका, जहाँ उस टाइम पे इंडिया का जो गिनी इंडेक्स था वो था आपका 28.8, अब ये कितना है 25.5 है। ठीक है, अब इंडिया जो है 4th नंबर पे आपका रहा है, 4th मोस्ट इक्वल कंट्री रहा है ग्लोबली। इंडिया से पहले स्लोवाक रिपब्लिक 24.1 पोजीशन पे, ठीक है 1 स्कोर पे, स्लोवेनिया 24.3, बेलारूस 24.4। ठीक है, तो यहाँ पे लो इनइक्वालिटी ग्रुप में इंडिया 4th नंबर पे आता है आपका। ठीक है, देन एज पर दिस रिपोर्ट सिर्फ 30 कंट्रीज आपकी ऐसी रही हैं 167 कंट्रीज में से, जिनको मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में प्लेस किया गया है। ठीक है, मतलब 25 से 30 के बीच में इनका जो है आपका स्कोर रहा है गिनी इंडेक्स। ठीक है, बिटवीन 2011 एंड 2023 रूरल पॉवर्टी जो है इंडिया में ये कम हुई है 18.4% से ये 2.8% आपकी हुई है। वहीं पे अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो ये भी आपकी कम हुई है 10.7% से 1.1% ये हमें देखने को मिली है एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऐसे इनिशिएटिव जो गिनी इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो इम्प्रूव करती है हमारे गिनी इंडेक्स को, आधार एंड डिजिटल आइडेंटिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इंडिया के इनकम इक्वालिटी आउटशाइन की, तो इंडिया की जो स्कोर है वो बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा है। 25.5 इंडिया का है, यूके का देखें तो 32.4 है, 35.7 चाइना का, और यूएसए का 41.8। ठीक है, तो ये आपका स्कोर था इंडिया का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ बोरोइंग मेंबर? तो रिसेंटली 2 कंट्रीज ने आपका ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज अ बोरोवर मेंबर, जिसमें से एक आपका है कोलंबिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो इसकी लिस्ट में कौन कौन शामिल हुए हैं, 2 मेंबर आपके शामिल हो गए, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान। इससे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सारे आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपके जो है मेंबर थे। ठीक है, नाउ यूग्रे जो है ये आपका प्रोस्पेक्टिव मेंबर है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का, राइट। नाउ यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई थी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की कि ये एज अ न्यू मेंबर यहाँ पे जुड़े हैं, ये अनाउंसमेंट की थी न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट दिल्मा रोसफ ने 10th एनुअल मीटिंग जो आपकी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रियो डी जेनेरियो में आपकी हुई थी। ठीक है, इस मीटिंग में, इस इवेंट में रोमन सेरो फ्रॉम रशिया, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक का फ्रॉम 7 सितंबर 2025 टिल 6 सितंबर 2030। तो ये आपका ड्यूरेशन रहेगा इनका, 7 सितंबर से ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। देन एंटोन सिलुआनोव जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके रशिया के, ये नेक्स्ट चेयरपर्सन होंगे आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर के। एंड निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इनको इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट वाइस चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ ग्रुप का, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का, सॉरी। ठीक है, एंड इन दोनों का टेन्योर आपका जो है 2026 तक रहेगा। ठीक है, 26 में रशिया जो है 11th मीटिंग होस्ट करेगा आपकी, एंड ये एनुअल मीटिंग, और यहाँ तक इनका टेन्योर रहेगा निर्मला सीतारमन जी का और एंटोन सिलुआनोव का। ठीक है,
न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। देन इसकी इनिशियल ऑथराइजेशन कैपिटल जो है वो आपकी $100 बिलियन की थी। स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। पहले प्रेसिडेंट आपके केवी कमात थे, करंट प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रूसफ। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज, दैट इज UHC पियर्स इनिशिएटिव। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन दी एशिया पैसिफिक? एशिया पैसिफिक में आपका प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स, एंड इट वाज लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो ADB के प्रेसिडेंट हैं मसातो कांदा, ठीक है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था ड्यूरिंग द इंक्लूसिव सस्टेनेबल प्रॉस्पेरस एंड रेसिलेंट दैट इज इंस्पायर हेल्थ फोरम के इंस्पायर हेल्थ फोरम में, जो आपका मनीला फिलीपींस में हुआ था 7 से 11 जुलाई 2025 को। उस इवेंट में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन एयर एशिया बरहेड एंड एयरबस फॉर द परचेज ऑफ A321 XLR एयरक्राफ्ट? तो रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन हुआ है एयर एशिया और एयर एशिया बरहेड एंड एयरबस के बीच में, ठीक है, परचेज करने के लिए A321 XLR एयरक्राफ्ट को। और इसका बजट जो है आपका, इस अग्रीमेंट का जो अमाउंट है, इट इज योर, कितना अमाउंट है ये? $12.25 बिलियन इसका अमाउंट है। और ये अग्रीमेंट आपका 50 A321 XLR एंड आपका ऑप्शन फॉर 20 मोर, मतलब 50 + 20 का जो है ये आपका एयरक्राफ्ट के लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके कैपिटल ए बरहट जो आपका पेरेंट है एयर एशिया का, इसके जो CEO हैं टोनी फर्नांडिस, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द क्रिस्टियन शेरर जो CEO हैं आपके एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट के। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, जो इसकी डिलीवरी है वो आपकी स्टार्ट होगी 2028 से एंड इट विल कंटिन्यू टिल 2032, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी आपकी, ताकि हम स्केल अप कर पाएं यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को, उसी के बारे में आपकी न्यूज़ है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI इनकी हाई लेवल मीटिंग आपकी हुई थी, जिसमें ऑफिशियल्स आपके थे 13 यूनियन मिनिस्ट्री से एंड 11 स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, और इनके बीच में जो मीटिंग हुई थी, इसका मेन मुद्दा क्या था कि हम बढ़ाएं यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को। ठीक है, और न्यू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रेडिट डिलीवरी, इसका मेन एम क्या है? स्ट्रीमलाइन करना लोन अप्रूवल्स को, स्पेशली आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन है, फार्मर्स के हैं, ठीक है, अनडिजर्व्ड बोरोवर्स के जो लोन है, उनको जो लोन है अप्रूवल है उसको स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कोई फार्मर है रवि नाम का, ठीक है, इसको लोन चाहिए, इसको नए इक्विपमेंट जो है चाहिए, और जिसके लिए वो लोन चाहता है बैंक से, वो बैंक के पास जाता है और मैन्युअली अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। अब जो आपका बैंक है, ठीक है, XYZ बैंक है, उस बैंक को टाइम लगेगा मैन्युअली चेक करने में चीज़ों को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो एक ये सिनारियो हुआ, बट जब आपका ULI आ गया, ठीक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आ गया, इसकी मदद से डिजिटली आप क्या कर रहे हो, आपकी जो वेरिफिकेशन है वो डिजिटली हो रही है। आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जैसे आधार हो गया, ठीक है, या बाकी भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। और ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या कर रहा है? डिजिटली ही वेरीफाई कर रहा है बैंक को जो कनेक्टेड है ULI से, और अबाउट दी रवि के जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए वेरिफिकेशन ऑलरेडी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस करके दे रहा है बैंक को। तो बैंक को मैनुअली अब चीज़ें ना करके जो है डिजिटली चीज़ें मिल रही हैं, और डिजिटली चीज़ें मिलेंगी तो क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और लोन अप्रूवल्स जल्दी आपके जो हैं पास किए जाएंगे, और लोन जल्दी फार्मर्स को या MSMEs को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम जो है वो कम लगेगा। फाइन। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द RBI? ठीक है,
RBI एंड आरबीआई की जो सब्सिडी आपकी है RBIH, राइट। सो इनमें से कौन सा आपका जो है पर्पस है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म का? इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, और आंसर क्या होगा कि आपका सीमलेस करने के लिए डिजिटल एक्सेस टू बोरोवर्स डेटा फॉर फास्टर एंड इंक्लूसिव लोन, ठीक है, लोन को बेसिकली स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लोन अप्रूवल्स को, ओके। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दी Traxon Technologies Geosemi Annual India FinTech Report H1 2025. What is the India's global rank in startup funding in financial technology sector? तो अभी रिसेंटली ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है इन दी स्टार्टअप फंडिंग? तो इंडिया की रैंक है आपकी थर्ड। इंडिया से पहले यूएसए पहले नंबर पे है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका है यूके, थर्ड पे आ जाता है आपका इंडिया इन दी स्टार्टअप फंडिंग, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर है, ये आपका फर्स्ट हाफ 2025 में कितना हो रहा है? ये आपका बढ़ा है 889 मिलियन यूएस डॉलर तक, ठीक है। जनवरी से जून की यहाँ पे बात की जा रही है, फाइन। और इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे इससे पहले जो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी है, इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसका CMD है नेहा सिंह, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात करेंगे आपकी रिपोर्ट की। तो इंडिया फिनटेक सेक्टर फर्स्ट हाफ 2025 की अगर हम बात करें, तो इसमें अर्ली स्टेज फंडिंग जो है वो हमारी 10% से इंक्रीज हुई है, एंड इट रीच टू दी 361 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए आपका सेकेंड हाफ ऑफ 2024 से, एंड 9% ये आपका बढ़ा है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि 16 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स हमें देखने को मिली है यहाँ पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, और 45% इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। देन सीड स्टेज स्टार्टअप जो है यहाँ पे 91.2 मिलियन यूएस डॉलर का हमें जो है यहाँ पे फंडिंग जो है देखने को मिली है, ठीक है। देन बेंगलुरु जो है ये आपका लीड बना हुआ था फिनटेक फंडिंग में, ठीक है, विच शोज अ 55% ऑफ शेयर, मतलब टोटल जो फंडिंग हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा 55% की बेंगलुरु से हुई है, और मुंबई से 14% की हुई है, ठीक है। टॉप ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो हैं आपके पीक 15 फ्रॉम बेंगलुरु, एंजल लिस्ट जो है, एंजल लिस्ट, लेट्स वेंचर, ये सारे आपके टॉप ओवरऑल इन्वेस्टर रहे हैं। टॉप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर में पीक 15 एसएल, बेसेमर वेंचर पार्टनर्स, ये सब आपके रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी साइन एन MOU विद अ साउथ कोरिया बेस्ड HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग to enhance cooperation in shipbuilding, workforce development and maritime innovation। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है साउथ कोरिया बेस्ड HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोरिंग इंजीनियरिंग के साथ? तो इट इज योर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, फाइन। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज अनवील्ड अ न्यू लोगो एज अ पार्ट ऑफ इट्स 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपना न्यू लोगो रिलीज किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यामा मोटर कंपनी लिमिटेड जो है, इन्होंने अपना नया लोगो यहाँ पे जो है अनवील किया है। यहाँ पे आप जो है ओल्ड और नया लोगो जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने 2 मेजर डील अभी आपकी अप्रूव की है। एक है किदारा कैपिटल की, ठीक है, जिसमें एक्वायरर आपका है किदारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, एंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा स्मार्ट शिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है आपकी पॉटर की। नाउ यहाँ पे किदारा सेफरी होल्डिंग्स एंड किदारा कैपिटल फंड 4th AIF जो है वो यहाँ पे आपका एज अ एक्वायरर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 361 ग्रुप जो है, यहाँ पे इन्होंने बोला ये एक्वायर करेगा सेलेक्टेड वेल्थ एंड लेंडिंग बिजनेसेस आपके UBS AG के इंडिया में, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्वायरर आपका 361 ग्रुप है, और टारगेट क्या है आपके सेलेक्टेड इंडियन वेल्थ एंड लेंडिंग यूनिट्स ऑफ UBS AG, जिसमें आपका PMS बिजनेस जो है वो इंक्लूडेड है, ऑफ अ क्रेडिट स्यूसस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है
ठीक है, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो आपका है PMS बिजनेस का, ठीक है। नाउ next आपका क्वेश्चन है, which company was included in the FTSE for Good index series for demonstrating strong environmental, social and governance practices। तो ये जो इंडेक्स है ये आपका बेसिकली इन्वेस्टर्स को बताता है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉलो कर रही हैं एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, ठीक है। एंड ये इंडेक्स बनाता कौन है? इट इज़ मेड बाय द FTSE रसल, फाइन। अब कौन सी कंपनी जो है वो रिसेंटली आपकी इंक्लूड की गई है इस इंडेक्स में? तो इट इज़ JSW एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। एंड JSW एनर्जी की बात करें तो इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसके करंट CMD है साजन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेलीकॉम इजिप्ट साइन एन MOU विद विच कंपनी टू डेवलप एंड लॉन्च अ नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन इजिप्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसने टेलीकॉम इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है डेवलप करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म को इजिप्ट के लिए, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केयर एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जो कंपनी है ये डेवलप करेगी, लॉन्च करेगी नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म को इजिप्ट में, ठीक है। ये जो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करेगा पेशेंट को कि वो अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स, उनको ऑनलाइन स्टोर कर पाएंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पे ये आपका जो है रख पाएंगे। साथ में ही आपका जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इसके मदद से जो स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है ये बेसिकली एक्यूरेट बिल जो है जनरेट करने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आएंगी? नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में। और इसको डेवलप करने के लिए केयर एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे टेलीकॉम इजिप्ट की हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization launched the second cohort of its orbit program under the Atal Incubation Center T-Hub Space Tech Accelerator to support 17 space tech startups। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है सेकेंड कोहरेट इनके ऑर्बिट प्रोग्राम का? तो आंसर हियर इज, इट इज लॉन्च बाय दी T-Hub। T-Hub ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। जो प्रोग्राम है ये हेल्प करेगा सेलेक्टेड स्टार्टअप्स की, इनको फंडिंग के लिए, ठीक है, फंडिंग में हेल्प करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्री कनेक्शन इनके जो है वो इनको देगा, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री कनेक्शन होंगे उनमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। इनका प्लान है, इस इनिशिएटिव का प्लान है कि ये रेस करेगा ओवर ₹3 करोड़ एंड सपोर्ट करेगा इन अ क्रिएशन ऑफ अ 10+ न्यू इन्वेंशन। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मोस्ट स्टार्टअप्स हैं ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं फ्रॉम दी तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द RBI अलाउड STRIPS, that is separate trading of registered interest and principal of securities in a state government securities। तो अभी RBI ने STRIPS फैसिलिटी जो है अलाउ की है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। STRIPS क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे हम ले लेते हैं आपका एक बॉन्ड ले लेते हैं, बॉन्ड आपका सिक्योरिटी हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अब इसको जो है आपका हम जैसे ज़रूरी नहीं है कोई इन्वेस्टर पूरा एक बॉन्ड ही खरीदे, अगर वो चाहता है तो इसे टुकड़ों में भी खरीद सकता है, ठीक है। अब टुकड़ों से क्या मतलब है? जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट है कोई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने आपका एक बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। ये बॉन्ड आपका है 1000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 रुपये का बॉन्ड है और हर साल इस पे आपको जो है 8% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? 1000 रुपये का बॉन्ड है और 8% का पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल का ये आपका, लेट्स टेक द एग्जांपल, 5 साल का ये आपका बॉन्ड है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स की मदद से क्या हो सकता है कि एक इन्वेस्टर जो है इसका आधा पार्ट ले ले, दैट इज कि आपका जो इन्वेस्टर है वो प्रिंसिपल स्ट्रिप ले ले। प्रिंसिपल स्ट्रिप क्या हो गया? प्रिंसिपल स्ट्रिप दैट मीन्स कि 5 साल बाद उस पर्सन को 1000 रुपये पूरे मिल जाए, ठीक है। दूसरा होगा आपका कूपन स्ट्रिप। कूपन स्ट्रिप, कूपन स्ट्रिप क्या हुआ? जैसे 5 साल में इंटरेस्ट जो है आपका हर साल में 8% का मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका 1 ईयर में जो है, ठीक है, पहला साल जो होगा, पहला साल में 80 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में आपका जो है फिर 80 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही आपका
3 और 4 और 5 साल, ठीक है, इनका जो है 80-80 रुपए का अलग ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये बॉन्ड है 1000 रुपए का, ये कितने स्ट्रिप में डिवाइड हो सकता है? एक तो प्रिंसिपल स्ट्रिप जिसमें 1000 रुपए का रहेगा, 5 साल बाद 1000 रुपए मिलेंगे, वहीं पे आपकी फर्दर 5 स्ट्रिप और बन सकती हैं, जैसे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की। तो इनको इंडिविजुअल भी जो है आपका सेल किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है। ये चीज क्लियर हुई। अब आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है कि स्ट्रिप्स की फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी अलाउ कर दी गई है। पहले सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती थी उनके लिए अलाउड था, ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है bonds must have a fixed coupon and be issued by the state government और union territory। जो बॉन्ड है इसका फिक्स्ड कूपन होना चाहिए। जैसे हमने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बात की थी, ठीक है, 8% का था, तो यहाँ पे फिक्स्ड होना चाहिए, जैसे 10% का या 8% का, ये आपका फिक्स्ड होना चाहिए। दूसरा चीज, जो बॉन्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी द्वारा आपका इशू किया जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है जो बॉन्ड है दे मस्ट हैव ए रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ अप टू 14 ईयर। जब उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, उस दिन से आपके 14 साल की मिनिमम वहां पे मैच्योरिटी डेट बची होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका बॉन्ड है जिसे 2021 में आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है, मतलब इशू किया गया था 2021 में, और इसकी जो मैच्योरिटी है ये आपकी होनी चाहिए थी, मतलब मैच्योर आपका ये होगा 2041 में, ठीक है, 2041 में ये आपका मैच्योर होना है, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है आपका 2025 चल रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका मिनिमम 14 ईयर होना चाहिए। ये होता है रेजिडुअल मैच्योरिटी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो आपका 1000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉन्ड मस्ट बी एलिजिबल फॉर मीटिंग सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। तो अगर बैंक आपका इन बॉन्ड्स को खरीद रहा है तो बैंक की सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। जो बॉन्ड है ये इनकी SLR रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। साथ में ही जो ये बॉन्ड है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब एक ने खरीदा तो उसे बेच के मतलब दूसरा बंदा को ट्रांसफर कर सकता है, या मतलब दूसरा बंदे को जो है दूसरा बंदा भी इसे खरीद सकता है। तो ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल A, B एंड C। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ये जो स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट है या रिक्वेस्ट जो है वो कौन जो है कर सकता है, ठीक है। तो पहला आपका है सिक्योरिटीज जनरल लेजर अकाउंट होल्डर्स। ऐसे अकाउंट होल्डर जो आपके बिग मार्केट प्लेयर हैं, जैसे आपका बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं सिक्योरिटीज जनरल लेजर अकाउंट होल्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये आपके SGL हैं, ठीक है, मतलब ऐसे आपकी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जिनका SGL अकाउंट है RBI के साथ, वो इस स्ट्रिप्स की जो रिक्वेस्ट है वो दे सकते हैं। और ये डायरेक्टली आपके लॉगिन कर सकते हैं टू दी eKuber एंड रिक्वेस्ट स्ट्रिपिंग और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज, ठीक है। दूसरा है गिल्ड अकाउंट होल्डर। ऐसे आपके अकाउंट होल्डर जो बेसिकली स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं जिनका SGL अकाउंट नहीं होता। पहला वाला था बिग मार्केट प्लेयर, दूसरे वाले हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स आपके, ठीक है। ये आपका इनका बेसिकली गिल्ड अकाउंट होता है, GILT अकाउंट, जो मेंटेन कौन करता है, कस्टोडियन। कस्टोडियन में आपका बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, वो मेंटेन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर इन्वेस्टर या आपका जो स्मॉलर इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल जो होता है उसके बिहाफ पे ये आपका अकाउंट जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इनको सबमिट करनी होगी रिक्वेस्ट टू देयर कस्टोडियन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो उनके बिहाफ पे ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। द कस्टोडियन हु होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट विद द RBI विल प्लेस द रिक्वेस्ट ऑन देयर बिहाफ थ्रू द eKuber। तो ये आपके रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस था, ठीक है। Now next is, which company recently became the world's first publicly traded company to reach a market capitalization of $4 trillion, marking the major milestone in a artificial intelligence hardware revolution। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका $4 ट्रिलियन का हो गया है एंड इसने पीछे छोड़ दिया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को,
तो आंसर हियर इज NVIDIA कॉर्पोरेशन, राइट। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, थर्ड पे आपका है एप्पल, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 3.17 ट्रिलियन और माइक्रोसॉफ्ट का आपका है 3.75 ट्रिलियन $. Next is the Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB, signed a $100 million agreement with which company to improve affordable housing finance access for economically weaker section and low income groups in India. तो recently AIIB ने $100 million अग्रीमेंट जो है साइन किया है इंडिया की IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ठीक है। किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ताकि इम्प्रूव किया जा सके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एक्सेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, EWS को और लो इनकम ग्रुप्स को, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में लोकेटेड है, आपका गुरुग्राम हरियाणा में। चेयरमैन है S श्रीधर, स्टैब्लिश इसे किया गया था 2006 में। AIIB की बात करें, इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है। प्रेसिडेंट करेंटली जिन लिंक्वेन है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं जू जिया, जिनका टेन्योर आपका 2026 में स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जुलाई द कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, दैट इज CAMS, इन्होंने लॉन्च किया है CAMS पे पेमेंट गेटवे, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए ग्रोइंग बिजनेस नीड्स इन इंडिया। Which bank act as a bank identification number sponsor for CAMS Pay? तो रिसेंटली कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज ने इनका पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है CAMS Pay नाम से, और इसके लिए यहाँ पे RBL बैंक जो है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड जो है, ये एक्ट करेगा एज अ बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्पॉन्सर, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ये स्पॉन्सर करेगा आपके CAMS पे के बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर को, राइट। अब CAMS पे जो है इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद दी माइला पे एंड टू इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी, एंड दिस गेटवे इज डिजाइन टू सपोर्ट ओवर 5000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इसके साथ ही नोट करना है, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है, ये हमारा एम है कि 2030 तक ये कितना पहुंचना चाहिए? $10 ट्रिलियन ये आपका पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच बैंक पार्टनर्ड विद इंडिगो एयरलाइंस टू रीलॉन्च को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पावर्ड बाय द इंडिगो ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है इंडिगो एयरलाइंस के साथ लॉन्च करने के लिए आपके को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? तो इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद दी कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। अब यहाँ पे दो वेरिएंट इसके हैं, इंडिगो कोटक क्रेडिट कार्ड, इंडिगो कोटक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज विच कंपनी लॉन्च द न्यू BSE इंश्योरेंस इंडेक्स derived फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज इन BSE 1000 इंडेक्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने BSE इंश्योरेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो इट इज होली ओन सब्सिडी ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा ये BSE इंश्योरेंस इंडेक्स आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल and Oxford Economies, what is India's rank among the top 10 global tourism economies for 2024-2025? तो रिसेंटली 2024 की इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है जारी की गई है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा, जिसमें इंडिया जो है 8 नंबर पे आपका लाई करता है। इंडिया की रैंक कितनी है? 8th, वेयर इज प्रीवियस रैंक की अगर हम बात करें तो प्रीवियस रैंक इंडिया की 10th थी, और इस बार इंडिया ने इंप्रूव किया है और 8 नंबर पे इंडिया आ गया है, टॉप 10 में इंडिया आ गया है, ठीक है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था आपका? $231.6 बिलियन का था, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है कंट्रीब्यूशन वो है यूनाइटेड स्टेट्स का 2360 बिलियन का, फॉलोड बाय चाइना 1300 बिलियन, जर्मनी का था 487.6 बिलियन, जापान का 297 बिलियन, 295.2 आपका था यूके का, फ्रांस का था 264.7 बिलियन। ऐसे ही नेक्स्ट आपका मैक्सिको है, इंडिया 8 नंबर पे, फिर इटली, और फिर आपका 10th नंबर पे है स्पेन, ठीक है। अगर हम बात करें 2024 की आपका टोटल जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में, वो $10.9 ट्रिलियन का ऐड हुआ है टू दी वर्ल्ड्स GDP। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं WTTC की। इसके प्रेसिडेंट CEO हैं जूलिया सिम्पसन,
हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में लोकेटेड है और 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फिनटेक note titled growing retail digital payments, the value of interoperability, which country has emerged as a global leader in a fast payment। तो रिसेंटली IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है इंडिया जो है ये वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बन गया है इन दी फास्ट पेमेंट, मतलब टॉप कंट्री बन गया है इन दी टर्म ऑफ फास्ट पेमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबसे ज्यादा जो पेमेंट्स जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, आपकी इंडिया में हो रही है। ठीक है, ग्लोबल लीडर इंडिया बना है इन दी फास्ट पेमेंट। नाउ इसी के साथ नोट करना है यूपीआई, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया था इस रिपोर्ट में, यूपीआई ने फैसिलिटेट किया है ओवर 18 बिलियन ट्रांजेक्शन मंथली यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इन जून 2025 ये देखा गया था यूपीआई में 32% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ठीक है, देन डेली की अगर बात करें तो डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन ये आपकी बढ़ी है 613 मिलियन, ये आपकी हो गई है फ्रॉम 602 मिलियन जो आपकी मई में देखी गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इसे किसने बनाया है, अलेक्जेंडर केपस्टेक, दिव्याकृति एंड मारिया सोलिडेड मार्टिनेस पेरा, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को आपका बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आईएमएफ की बात कर लेते हैं। आईएमएफ के एमडी कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन में है और यहाँ पे मेंबर नेशन कितने हैं इसके 190 है और इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो पीआईबी द्वारा दी गई है। पहला तो ग्लोबल लीडर इंडिया बन गया है फास्ट पेमेंट में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बोला है 18.39 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिली है जून 2025 में, वर्थ ₹24 लाख करोड़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है यूपीआई पावर्स 85% ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट एंड नियरली 50% ग्लोबली ये आपका है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है यूपीआई हैंडल करता है 640+ मिलियन ट्रांजैक्शन डेली अहेड ऑफ अ वीजा। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो 639 आपका वीजा का है और 640+ हमें देखने को मिला है यूपीआई का। ठीक है, अब साथ में ही यूपीआई जो है कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल है। ठीक है, भूटान में, फ्रांस में, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई में ये आपका ऑपरेशनल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच बैंक डिड द आरबीआई पेनलाइज 4.88 lakh for violating norms related to the foreign investment while granting a term loan। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है पेनल्टी लगाई है एचडीएफसी बैंक के ऊपर 4.88 लाख की। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो ब्रीच किए हैं, वो इन्होंने वायलेट किए हैं, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक पे यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई है। इसके साथ ही श्रीराम फाइनेंस जो है इन पे भी आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 2.70 लाख की। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच साइप्रस बेस्ड शिपिंग फर्म्स अनाउंस्ड अ ₹10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। तो इनमें से कौन सी आपकी साइप्रस बेस्ड कंपनीज हैं जिन्होंने, शिपिंग फर्म्स हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, और ये अभी 2005 से जब हमारे इंडस्ट्री सेक्टर जो शिपिंग सेक्टर है, शिपिंग इंडस्ट्री है, इसमें एफडीआई जो है आपका 100% कर दिया गया है, तब से अभी तक का बहुत मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बाय दी साइप्रस फर्म्स। ठीक है, और ये फर्म्स कौन सी हैं, इट इज इंटर ओरिएंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड एंड डैनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड। ये दोनों फर्म्स 10,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी शिप्स परचेज किए जाएंगे अंडर दिस इनिशिएटिव उनको इंडियन फ्लैग के अंदर जो है रजिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द S&P Global Market Intelligence data, what was the global rank of India's National Stock Exchange in IPO fundraising during the first half of 2025? तो फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2025 में, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है जो 2025 का आपका फर्स्ट हाफ था। ठीक है, उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो फंडिंग रेज की है वो ग्लोबली कौन से नंबर पे आती है, तो वो आती है आपकी 4th नंबर पे। मतलब अगर हम
फर्स्ट हाफ ऑफ फंड रेजिंग की बात करें, आईपीओ फंड रेजिंग की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है आपका चौथे नंबर पे, और ये डेटा हमें किसने दिया है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने, ठीक है। अब यहाँ पे NSE जो है इसने 5.51 बिलियन यूएस डॉलर का फंड रेज किया है थ्रू द आईपीओ इन द फर्स्ट ऑफ कैलेंडर ईयर 2025। अब NSE से पहले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पहले और कौन सी फॉर्म्स यहाँ पे है, तो नास्डेक ग्लोबल मार्केट, इसने 12.96 बिलियन का यूएस डॉलर का फंड रेज किया है। देन नेक्स्ट आती है आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज with a 8.62 बिलियन यूएस डॉलर, एंड नास्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट, इसका आपका फंडिंग है 7.37 बिलियन यूएस डॉलर, और इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कितना है, 5.51 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। इसी के साथ ये आपके चौथे नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as a managing director and chief executive officer of a life insurance corporation of India। अभी रिसेंटली फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किए जा चुके हैं LIC के, जिनका नाम है R दोराईस्वामी। क्या नाम है इनका, R दोराईस्वामी, और इन्होंने सक्सीड किया है सतपाल भानु को, जो इंटरिम MD एंड CEO आपके अपॉइंट किए गए थे रिसेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1956 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।